फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को जैसा कि अभी मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तीसरी सीरीज़ में फ्रेंड्स आज और मैं आप सभी को सीजी व्यापक में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो जियोमेट्री से लिया गया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कौन सा एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल EBC, ठीक है। ये वाला एंगल कहने का मतलब है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स कुछ बातें आप सभी को पता होना चाहिए एंगल के बारे में। अगर दो सीधी रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उस कंडीशन में जो एंगल्स बनते हैं उसमें कुछ रूल्स होता है जो कि आपको पता रहेगा, तभी आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला एंगल हमें निकालना है ना, ये वाला। तो इसको अगर मैं देखती हूँ, अगर ये वाला डायग्राम पूरा, तो इसमें जो जो एंगल है फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एंगल और ये एंगल ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों, वैसे ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे और साथ ही ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। मीन्स आमने सामने के जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और ये दोनों भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं कहने का मतलब इनका मान बराबर होता है। अगर ये यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें पढ़ना होता है। तो ये रहा संगत कोण, ऐसे ये भी संगत कोण है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट बताई हूँ मैं, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, इसी से ये सॉल्व होने वाला है, इसलिए मैं इन दोनों के बारे में बताई हूँ। अगर आप सभी को और भी अच्छे से जानना हो डिटेल से इसके बारे में, मीन्स अगर दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है करके, तो आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को अगले वीडियो में इसी के ही बारे में अच्छे से बता दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। ये इस प्रकार से रखा हुआ है। दिखने में तो हमें ये कैसी दिखाई दे रही है फ्रेंड, तिरछी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ रखा हुआ तिरछा है। जैसा कि हम बोल सकते हैं अगर ये ऐसी कोई डंडी है, ठीक है, ये सीधी है, हम इसको इसे ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, इसको ऐसा टेढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन है तो ये सीधी ही ना, ठीक है। क्या है ये सीधी ही है। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो लाइन है इसको ऐसे तिरछा खींचा गया है, लेकिन ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, कर्व नहीं है, एक सीधी लाइन है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एक सीधी लाइन जो है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये 120 डिग्री दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे मिला देती हूँ तो ये टोटल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 180 में से 120 डिग्री घटा दूंगी तो कितना मिलेगा मेरे को, 60 डिग्री ही मिलेगा। इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए अभी मैं आप सभी को बताई कि यही वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन से कोण थे, संगत कोण। और संगत कोण कहते थे बराबर, इसका मतलब है कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और इसके साथ ही आपको क्या बताई मैं, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 60 डिग्री। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, सिर्फ आपके नॉलेज का खेल था। यहाँ पर आपको पता है कि नहीं कि दो सीधी रेखा को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो क्या होता है करके, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इन एंगल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये वाला जो है ये ऐसे अगर मैं इसको ऐसे मिला देती हूँ ये तो ये टोटल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने का मान तो दिया हुआ है 120, अब मुझे सिर्फ इतने का चाहिए तो मैं 180 से 120 घटा दूंगी तो ये हो जाएगा 60। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों संगत कोण है, इसलिए ये भी हो जाएगा 60। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 60। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जियोमेट्री से ही पूछा गया। मीन्स जियोमेट्री के अकॉर्डिंग मीन्स डायग्राम के थ्रू आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, उपयुक्त चित्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए ये एक वृत्त दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी का ही हम क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर व्यास जो है वो 14 दिया हुआ है, तो त्रिज्या मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का जो एरिया है वो, तो उसमें तो 22 होता है, 22/7 होता है पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 आएगी, तो 7 × 7, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और 22 और 7 का इंटू करते हैं तो 22 × 7 = 154 होता है। क्या होता है, 154 होता है। ठीक है, तो इसका कितना आया, 154 आया। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो कितना दिया हुआ है, 10, तो ये इसका हो जाएगा 100। तो पहले का क्या आता है, मीन्स सर्कल का 154 आया, और ये जो वर्ग है उसका 100 आया। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर अगर ऐसे लाइन मिला देते हैं तो ये भी 10 है, ये जो लाइन है वो भी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो ये जो 6 है फ्रेंड्स एक्चुअली में ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। और अगर किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार है 10 और ऊंचाई है 6, तो रख देंगे आधार 10 और ऊंचाई है 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 5 = 10 हो गया, कैंसिल, तो 5 और 6 का इंटू करेंगे तो 30। तो इस प्रकार देखिए क्या क्या आया, ये जो सर्कल है इसका आया था 154, ये जो वर्ग है उसका आया था 100, और ये जो ट्रायंगल है इसका कितना आया, 30 आया। इसको ऐड करते हो तो ये 4, 5 और 3 8 और 1 1 2। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ऐसे ही आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा समझ करके सॉल्व करना है डायग्राम को देखते हुए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ज्यामिति से ही उठाया गया है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 140 हो तब समानांतर चतुर्भुज ई बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। मीन्स ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका पूरे का हमें निकालना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी दे दिया है फ्रेंड्स। देखें अभी मैं आपको क्या बताई कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ओनली आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, ओनली आधार गुणित ऊंचाई। और आप सभी देख रहे हैं कि ये आधार जो है यहाँ पर सेम है। ठीक है, क्या है, आधार यहाँ पर सेम है। कहने का मतलब है कि ये जो दिया हुआ है क्षेत्रफल त्रिभुज का, इसका दुगुना होगा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो। आप सभी फार्मूले को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार गुणित ऊंचाई को 2 से डिवाइड किया गया है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, और यहाँ पर सिर्फ आधार गुणित ऊंचाई होता है। मीन्स जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो उस पर जो त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, उसके क्षेत्रफल का दुगुना होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 दूनी 28, तो 280। ठीक है, क्या होगा, 280। आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ लॉजिक आपको खुद ही लगाना होगा। आप सभी अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि 140 करके दे दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का निकालना है इस प्रकार से। तो आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज जो है उसका जो क्षेत्रफल है उसका दुगुना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है। 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि स्पेस बहुत ही कम है, तो एक काम करते हैं, इसको कोरे पेज में जा कर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन है बोला गया है वैसे ही रख देना है। सबसे पहले तो मैं मान लेती हूँ कि जो 1 आम है उसका मूल्य है x रुपये और 1 जो संतरा है उसका मूल्य है y रुपये। तो क्या बोला गया है, 5 आम और 4 संतरे, पहला वाला स्टेटमेंट यही है।
तो एक आम का मूल्य जब ₹x है तो 5 आम का मूल्य 5x हो जाएगा और 4 संतरों का मूल्य 4x। अब क्या बोला गया है, 5x और जो मीन्स जो 5 आम है और 4 संतरों का जो मूल्य है वो किसके बराबर है, 3 आम और 7 संतरों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इसको अब रख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x वाले को x के साइड ले जाते हैं, y वाले को y साइड। तो 3 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2x बचेगा। इसी तरीके से जब 4 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 7 में 4 घटेगा तो 3y हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें x रेशियो y निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आगे फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफ़र करना है और सिर्फ सॉल्व करना है। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। तो देखिए, मैं y को इधर ले आती हूँ और 2 को इधर ले आती हूँ, तो ये दोनों इनटू में है, तो y जब इस साइड आएगा तो ये नीचे में आ जाएगा और 2 जब इस साइड जाएगा तो 3 के नीचे में आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन में। यहाँ आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन में है ऑप्शन ए 3:2। और देखिए फ्रेंड्स, इधर के क्वेश्चंस में आप सभी को सॉल्व करवा चुकी हूँ, है ना, अपने पिछले वीडियोस में। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 484,0000 है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है। यहाँ पर फार्मूला होता है, जो वर्ष पहले जो जनसंख्या निकालना है, तो जनसंख्या इज इक्वल टू जो वर्तमान जनसंख्या दिया है वो डिवाइडेड बाय 1 + r डिवाइडेड बाय 100 के पावर में n होता है। ये होता है फार्मूला। अगर आप सभी को पता नहीं है तो आप सभी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या दी हुई है, p की वैल्यू दिया हुआ है 484,0000 दिया हुआ है। ठीक है, और r क्या दिया हुआ था, r दिया हुआ था आप सभी को 10। ठीक है ना, r क्या दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था। आप सभी एक बार और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है r जो है वो 10% दिया हुआ है और ये जो है 484 और ये 4 टाइम जीरोस दिया हुआ है। इसको रख देंगे और जो साल दिया हुआ है ना, वर्ष, n की वैल्यू 2 साल दिया हुआ है। और ये जनसंख्या देखिए ध्यान से पढ़ेंगे ना, पहले की जनसंख्या पूछा गया है 2 साल पहले की, तो यही वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो चलिए रख देते हैं 484,0000 डिवाइडेड बाय 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100⁻²। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसल। अब ये 10 इधर जाएगा, है ना, तो चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 जब इधर जाएगा तो 10 + 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 11/10। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो, और इसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये तो आ गया 121/100। अब इसको रखते हैं यहाँ पर 484,0000 डिवाइडेड बाय 121/100। तो ये जो 100 है फ्रेंड्स ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे इंटू, अब यहाँ से हट जाएगा। अब 121 से ये कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, 121 से कितना हो जाएगा, 484। तो आप सभी देख रहे हैं कितना आया वैल्यू, 4, ये 4 टाइम्स 0 और यहाँ पर 00। ठीक है, इस प्रकार यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 40 लाख, कितना, 40 लाख। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये। तो यहाँ आप सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 40 लाख, 40 लाख। ठीक है, यहाँ पर आप सभी जीरोस को काउंट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो इस प्रकार फ्रेंड्स ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना था, सिर्फ फॉर्मूले में रखना था। आगे अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो वैसा ही क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। किसी एक साल में किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, मीन्स पहले साल में 5% की वृद्धि हो रही है और उसके अगले वर्ष जनसंख्या में 5% की कमी आती है और दूसरे साल के अंत में, ठीक है, जो जनसंख्या है वो 9975 होती है। तो पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी।
क्या पूछा जा रहा है, पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर भी पहले साल में शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी ये पूछा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जगह तो है नहीं, तो उधर ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से सुन लीजिए कि किसी शहर की जनसंख्या के बारे में हमें बताया जा रहा है कि एक बार में जब वो वृद्धि होता है तो वो 5% की वृद्धि होती है, लेकिन सेकेंड साल देखा गया कि वो 5% की कमी हो गई। और वही दूसरे साल के अंत में मीन्स 2 साल कंप्लीट होने पर जनसंख्या जो है वो 9,975 हो गया। ठीक है, तो हमें पता करना है कि पहले ही साल में जो 2 साल पहले जो जनसंख्या था वो कितना था। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, फार्मूला है सिर्फ। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए। जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है मूलधन। ठीक है, 1 + r/100 के पावर में n। अब यहाँ पर धन वाली तो कुछ बात है नहीं, यहाँ पर जनसंख्या वाली बात है। ठीक है, तो जनसंख्या वाले में भी यही फार्मूला ही यूज़ होता है। ठीक है, क्या होता है, यही फार्मूला ही यूज़ होता है। तो जैसा कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पर जो मूलधन होता है उसको लिखते होते हैं। यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में जो जनसंख्या था उसको लिखेंगे। किसको, स्टार्टिंग में जो जनसंख्या था उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो अलग अलग दी हुई है, तो उसके लिए फार्मूला होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग जनसंख्या उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 + r/100 लिखेंगे पहले साल के लिए। अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है बताया गया है। फिर इसमें इंटू करेंगे 1 - r/100 का। क्यों करेंगे, क्योंकि सेकेंड टाइम में बताया गया है कि कमी हो रही थी 5% की दर से, और इज इक्वल टू में जो 2 साल बाद जो भी वैल्यू है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 9975। तो ये फार्मूला अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। ये क्या है, स्टार्टिंग का जनसंख्या है जिसको हमें निकालना है। आर जो है वो पहले साल का रेट है और ये सेकेंड साल का रेट है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे मिटा देती हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितना था, 5। कितना था, 5 था। तो ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, तो नीचे में कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए ये दोनों मिलकर एक फार्मूला बना रहे हैं। ये होता है x - y x + y। तो ये क्या हो जाता है, x² - y² हो जाता है। तो यहाँ पर x की जगह में है 1 और y की जगह में है 1/20। क्या है, 1/20। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा x² - y²। देखिए मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पर p है, ठीक है, 1 माइनस ये 5 बटा क्या था, 100 था। तो मैं डिवाइड करी 5 दूनी 10 करी, है ना, तो नीचे में 1 0 बचा हुआ है तो 1/20 बचा हुआ है। तो इस प्रकार इसको जब मैं लिखूँगी तो ये किस प्रकार होगा, अभी 1 - 1/20, ये सॉरी स्टार्टिंग में प्लस है, उसके बाद 1 - 1/20 है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a² - b² या फिर x² - y² वाला फार्मूला लगेगा। तो ये 1 का स्क्वायर होगा और ये 1/20 का स्क्वायर होगा। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। तो उसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर - 1/400। ठीक है, मीन्स ये स्क्वायर करेंगे 1 का तो उतना ही आएगा, तो 1 ही आएगा। इज इक्वल टू में क्या है, 9975 है। क्या है, 9975 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर पहले ये इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले पावर पॉइंट को, सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे। तो इसको सिर्फ इतने को सॉल्व करने के देखिए मैं फिर से लेती हूँ इसको, 1 - 1/400 है, तो इसका इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 400 - 1/400। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 399/400। ठीक है, अब इसको रख देते हैं। तो क्या था, ये p के इंटू में था, तो सॉल्व करें तो क्या आया, 339/400 और इज इक्वल टू में क्या है, 9975 है। ठीक है, इज इक्वल टू में 9975 है। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो इतना आ गया। ठीक है, अब हम इसको 133 से डिवाइड करेंगे। अब क्या बचा हुआ है, p × 133/400 इज इक्वल टू, इसको कुछ और कलर के पेन से लिखती हूँ मैं, 3325 इधर बचा हुआ है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 133 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखें
इसको डिवाइड करते हैं तो 133 दूनी अगर मैं देखती हूँ तो कितना आएगा, 266 आएगा, 266। ठीक है, तो इसको ये 133 से कम 133, 133 दूनी 266 होगा, तो इस 2 को यहाँ पर लिख देते हैं और ये 266 को इसको घटा देंगे। तो 266 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए। तो 2 में से 6 तो बड़ा है नहीं, तो घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 12 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 66 है। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये 66 है, तो यहाँ पर बच जाएगा 6। देखिए यहाँ पर फिर से हो सकता है आप सभी को समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए अभी हमारे पास क्या बचा है, इधर p बचा है, इसके इंटू में है 133 डिवाइडेड बाई 400 और इज इक्वल टू में क्या है 3325 बचा हुआ है। अब 133 से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मैं आपको जो बच्चे हो सकते हैं अच्छे से डिवाइड करना नहीं आता होगा उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है, बाकी तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए 133 दूनी अगर मैं करती हूँ तो 133 से मैं 133 इधर 133 दूनी तो 2 के यहाँ पर लिखेंगे 266 होगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए ये 2 है और ये 6 है, इसको अलग कलर से ले लेती हूँ मैं, ये 2 है और ये 6 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इससे हासिल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 12 तो ये 6, ये फिर से 2 और ये 6 है, तो इससे हासिल लेंगे ये 2 हो जाएगा, तो ये 12 होगा, तो इसमें घटाएंगे 12 में 6 तो 6। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 और 2 ये 0 हो जाएगा और ये 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो कितना बचा 665। तो इसको 133 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 में जाएगा। ठीक है, तो 5 को यहाँ पर लिख देंगे, 665 होता है 133 पंचे। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करना है। मैं इसको मैनुअली अभी थोड़ा सा सॉल्व करके किन के लिए बताई हूँ, जो बच्चे डिवाइड करने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं उनके लिए मैं ऐसा बताई हूँ। ठीक है, और जो बच्चे अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं तो स्किप कर सकते हैं इसको। इस प्रकार फ्रेंड्स 133 का जब हम 25 से इंटू करते हैं तो क्या होता है 33 25 आता है, तो ये कैंसिल हो गया 133 से, तो इधर क्या आया। अब इसको देखिए फिर से, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, 133 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 3325 बचा हुआ था। तो 133 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो p की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 400 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो p इज इक्वल टू 25 इंटू 400 और 25 से 4 का इंटू करेंगे तो 25 चौक 100। इस प्रकार कितना आया 10,000। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10,000। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स 10,000। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है व्यापम। ठीक है, आप सभी थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे दो कोण जिनका एडिशन जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है वो कहलाते हैं पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका एडिशन जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 72 डिग्री दिया हुआ है, इसमें किसका ऐड करूँगी तो 90 डिग्री के बराबर होगा, सिंपल है। 18 डिग्री मैं ऐड कर दूँगी तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये कितना है 72 और ये जो है 18, दोनों को मिलाकर किसके बराबर हो गया है 90। तो ऐसे ही दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं जिनका एडिशन 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट आया हो फ्रेंड्स है ना, तो आप सभी पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।